हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों की जियोग्राफी की क्लासेस चल रही थी और जियोग्राफी की जो क्लासेस चल रही थी तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत की नदियां। इसमें हम देखेंगे भारत की नदियां हैं कितने प्रकार की हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कौन सी सहायक नदियां हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो करते हैं स्टार्ट। तो भारत की नदियां जो है हमारी दो भागों में बांटा गया है भारत की नदियों को। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। भारत का जो नक्शा है तो उत्तरी साइड में हिमालय है। अब उत्तरी साइड में हिमालय है तो उसमें हिमालयी नदियां आ गई। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय क्या होता है? ये जो है हमारा भारत का नक्शा, तो ये वाला एरिया ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। प्रायद्वीपीय इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और यहाँ क्या है? अरब सागर है। अब जो और यहाँ हिंद महासागर। अब इधर तीनों ओर से ये हमारा भारत का ये वाला इलाका है तो पानी से घिरा हुआ है। तो जो चीज तीनों ओर पानी से घिरी हुई होती है वो वहां पे हमारा प्रायद्वीपीय कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय नदियां यहाँ पे कौन सी हैं? अरब सागर में कौन सी गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? प्रायद्वीपीय नदियां में अब पढ़ेंगे। हिमालयी नदियां कौन सी होती हैं? तीन होती हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ये हिमालयी नदियां होती हैं। ये 12 मासी नदियां भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत उधर ये बहते हैं और उधर से इसमें कभी सूखती नहीं है। ये बारह बारह महीने पानी रहता है इसमें। तो ये हिमालयी नदियां हो गई। अब ये इन नदियों के मुकाबले इनकी लंबाई ज्यादा होती है, लंबी दूरी तय करती हैं ये। प्रायद्वीपीय नदियां, तो ये मध्य भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी नीचे वाले इलाके की ये वाली नदियां इसमें पड़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में। तो हम सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, फिर हम बाद में दक्षिण भारत की नदियां। इस हिसाब से हमारे पूरी कंप्लीट नदियां का टॉपिक हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो ये तीन सिंधु नदी जो है तीन देशों में होकर बहती है। चीन, भारत, पाकिस्तान। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था तो वो पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था सिंधु नदी का। तो ये समझौता हुआ था एक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वो चीज आगे आएगी, हम वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी हम ये समझते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी जो है तीन देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। एक बार नक्शे मैंने नक्शा बनाया है, नक्शे से समझते हैं। यहाँ पे ये चीन है, तिब्बत में ये चीन से एक मानसरोवर झील है, तो यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। इधर चीन है, ये अपना भारत है, ये आगे पाकिस्तान है। तो चीन, भारत, पाकिस्तान। अब सिंधु नदी यहाँ से ये निकलती है, सिंधु नदी ये होते हुए यहाँ से ये पाकिस्तान में आ जाती है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब मानसरोवर झील से यहाँ से सिंधु नदी होते हुए पाकिस्तान पहुंच गई और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। और फिर यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज, सतलुज नदी। तो ये सतलुज नदी आके इसी में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो जब कोई दूसरी नदी उस नदी में मिल जाती है तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। तो ये वो सतलज सहायक नदी हो गई। फिर ऊपर यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो ये इतनी सहायक नदियां हैं सिंधु की। कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और ये ब्यास नदी सबसे छोटी है, ये यहाँ से आके सतलुज में मिल जाती है और सतलुज आके आगे इसमें मिल जाती है। तो ये 1 2 3 4 5 पंचनद बनाते हैं ये। पंचनद इन्हीं को बोलते हैं। पूछा जाए पंचनद किसे कहते हैं तो 5 नदियों को कहते हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन्हीं को पंचनद कहते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। जो सिंधु नदी है ये नीचे सॉरी सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। चीन में मानसरोवर झील से निकल के भारत के, ये कहाँ क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो 2 पॉइंट याद रखने, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील से, तिब्बत के। और दूसरा पॉइंट कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। तो वो चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है सही से। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है
और मोहाना कहाँ पे है? अरब सागर में। मोहाना उसे कहते हैं जहाँ पे नदी गिरती है जाके, और जहाँ से निकलती है उसे कहते हैं उद्गम स्थल। अगर सहायक नदियों की बात करें तो हमने पंचनद पढ़ चुके थे, जैसे कि झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। सहायक नदियां हम बता चुके हैं, जो उसमें सिंधु नदी में जो नदियां मिलती हैं आगे हैं, उन्हीं को सहायक नदियां कहते हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से निकलती हैं। ये सिंधु नदी तंत्र दो नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पहली ये सिंधु नदी है यहाँ पे, सिंधु नदी, और दूसरी जो यहाँ पे आ रही है सतलुज नदी। तो ये दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी की, सॉरी क्या नाम है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जो हमारी दो नदियां हैं कौन सी यहाँ से निकलती है? तो नंबर 1 सिंधु नदी और नंबर 2 सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज प्रदेश में। सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह स्थित है। सिंधु नदी इधर से गई तो इसका बाएं तट किधर हुआ? नीचे हुआ। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या है? लेह शहर स्थित है। तो इसके आगे अब सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ। सिंधु नदी जो है भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु नदी के जल को लेकर। और जो समझौता हुआ था तो इसमें साइन किसने करे थे, किन किन लोगों के बीच में हुआ था? तो भारत के उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू 1960 के टाइम पे, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, वो अयूब खान थे। तो इन लोगों ने इस समझौते पर साइन किए थे। क्या समझौता हुआ था वो देखते हैं कि जो ऊपर वाली तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीन नदियों का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा। किस किसका? सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर वाली जो तीन नदियां हैं इनका 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। अच्छा, फिर रावी, ब्यास, सतलुज। तो रावी, ब्यास, सतलुज, तो इसका हुआ कि भारत 80% पानी यूज करेगा, पाकिस्तान में 20% पानी जाएगा। तो ये समझौता हुआ था। तो वही अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था नहीं, तो उसमें सिंधु नदी पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि 80% पानी का समझौता हुआ था उस समय। तो वही विवाद रहा था, अभी चर्चा में रहा था काफी। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सहायक नदियां भी कहाँ से निकलती हैं। तो चिनाब, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अभी बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश मैंने याद करवा चुका हूँ, दर्रे वाली वीडियो मैंने डाली है, भारत के प्रमुख दर्रे। अगर किसी को दर्रे पढ़ने हैं तो वो वाली वीडियो देख सकता है, ज्यादा नहीं 8-10 मिनट की है, उसमें मैंने ट्रिक के साथ से दर्रे याद करवाए हैं, एक बार वो देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं, तो उद्गम होता है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, मोहाना होता है सिंधु नदी में। मोहाना मतलब जहाँ गिरती है। अब देखो ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी यहाँ बारालाचा दर्रे से निकलती है, बारालाचा दर्रे से, यहाँ पे बारालाचा दर्रा से, और ये आके इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब डायग्राम पे मत जाना, फिर तुम्हें लग रहा हो डायग्राम में ये वाली सतलुज सबसे लंबी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में जो सतलुज है यहाँ पे नदी आती है, ये भी मिलती है। चिनाव ज्यादा है, डायग्राम में थोड़ा एग्जैक्ट बना नहीं पाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे चिनाव जो है ये याद रखना कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहते हैं, चिनाव नदी को। चिनाव को हिमाचल में क्या कहते हैं? चंद्रभागा। ऐसा क्यों? दो नदी हैं, एक चंद्र और एक भागा, तो ये आपस में दोनों जब मिलती हैं तो चंद्रभागा इसे बोला गया है, और चंद्रभागा ही नाम है चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में, फिर ब्यास के बारे में, सतलुज के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं, उन्होंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया था, अब लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये भी एक हिमालय का, हिमालय में 3 पढ़े थे, हिमालय नदियों में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और कौन सा था? गंगा नदी तंत्र। तो ये 3 पढ़ लिया हम लोगों ने। अब 3 में सेकेंड वाला पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये भारत का एग्जैक्ट तो नक्शा नहीं बन पाया, बट कोशिश पूरी की थी मैंने बनाने की। तो ये पूर्वी तरफ का है, यहीं पे है हमारा हिमाचल प्रदेश, असम वगैरह ये सारी चीजें। तो ये पूर्वांचल है, पूर्वी तरफ का। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अब मानसरोवर में वहां हमने पढ़ी थी कितनी, 2 नदियां निकलती थी, कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र और सतलुज। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और सतलुज 2 निकलती थी। तो ये भी मानसरोवर से निकलती है, तो मानसरोवर से टोटल 3 नदियां हो गई। तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये नदी 3 देशों में बहती है भाई, 3 देशों में, कौन कौन सा? चाइना, भारत
बांग्लादेश, और बाद में अरब की खाड़ी, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई। अगर बात की जाए भारत में, यानी यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये भारत है, इतना भारत में हिस्सा, तो ये भारत में बहती है 916 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नदी। और ये अरुणाचल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे नाम चारवा, यहाँ से एक चोटी है, वहां से ये मुड़ती है, तो पूरब से इधर यहाँ से बहती हुई आगे यहाँ से यूटर्न ले लेती है। यूटर्न लेने के बाद अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इसकी एक खासियत याद रखनी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी। इसके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग नाम है इसके, देखो भाई। तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो, सांगपो याद रखना, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, इसका नाम असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसे। फिर से देख लो नाम, तिब्बत में सांगपो, यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में आ गई तो दिहांग, और असम में आ जाएगा हमारा वो, एक मिनट चला गया अंदर। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसे। ये मैप मैंने बना दिया, तिब्बत चीन, तिब्बत जो है चीन में इधर, तो ये घूमते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखो, सहायक नदियां डायग्राम मैंने बना दिया है, इसी का डायग्राम इस हिसाब से बना दिया है। अब ये देखो, तो इसकी ये सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, लोहित नदी को खूनी नदी ही कहते हैं, इसमें जो पानी का कलर है वो लाल कलर का होता है। धनसिरी, कोपिली नदी, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। याद कैसे करनी है? बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिलिपि, तो ये चार उधर से मिल गई। सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, जो कि हमारा है असम में। तो ये हमने पढ़ी है यहाँ पे नदियां, दो नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं, हिमालय नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इस वीडियो में आपको दो ही नदी तंत्र मिलेंगे, क्योंकि गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है अपने आप में, उसका डायग्राम भी काफी बड़ा है, तो वो डायग्राम की सहायता से पूरा गंगा नदी तंत्र अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वो वाली वीडियो जरूर देखिए जो गंगा नदी तंत्र है, कि गंगा नदी कैसे नाम गंगा पड़ा, उसका कहाँ से गंगा पड़ा, कितनी नदियां उसमें पहले मिल चुकी हैं, ये सारी चीजें। और गंगा का पानी जो है उसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से वो शुद्ध है, मतलब ज्यादा और नदियों के मुकाबले देखा जाए तो शुद्ध है वो पानी। तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे वो वीडियो सिर्फ गंगा नदी तंत्र की ही होगी टोटल। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे, और बाद में नदियों से कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे बाहर मेरे नहीं जाना चाहिए। मिसलेनियस में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी यही है। तो आई होप समझ में आएगा अच्छे से। अगली वीडियो हमारी स्टार्ट होगी गंगा नदी तंत्र की।